किशन जी, अभय साहब कह रहे कि सरकार इस पर आए, एक साफ टिप्पणी दे दे या जो भी है इस पे क्लैरिटी दे दे, या एक बार अपना कोई आधिकारिक बयान दे दे तो फिर सारी चीजें साफ हो जाएंगी। नहीं तो इस बीच में ऐसी राजनीति, ऐसे शब्द, ऐसे बयान आते रहेंगे। विपिन जी, मुझे लगता है कि देश को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के भीतर और सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस तरह का व्यवहार किया। भारत की सरकार ने, जब हम सरकार कहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, सेना के प्रवक्ता, सबके बयान को अगर देखें तो उन्होंने लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति, जो सबसे सर्वशक्तिमान है आज के जो आधुनिक युग है उसके सबसे सर्वशक्तिमान जिसको कहें, उस राष्ट्रपति को बार बार अपमानित किया, शर्मसार किया। अब देश में किन लोगों को यह आनंद आ रहा है कि वो ट्रंप के कहे पर देश का अपमान देख रहे हैं। उसके आधार पर राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर, उनके पास कोई है ऐसा जो पेगासस का भी उससे भी बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की बातचीत सुन लेते हैं और उसको जिस अंदाज में कहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस पार्टी की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका रही, जिस पार्टी के कई टुकड़े होने के बाद, पता नहीं कितने हैं, वो अभय जी ज्यादा अच्छे से बता देंगे, वो इन चीजों के ज्यादा विद्वान अध्ययन करता है। मेरे ख्याल से 10-15 बार तो कांग्रेस टूटी ही होगी। इंदिरा जी ने जिस कांग्रेस को पूरी तरह से पीट कर, धोकर, पोंछ कर, सुखा कर फिर नहीं बना दिया, परिवार की पार्टी हो गई। अब मुझे लगता है उसको भी राहुल कांग्रेस ने टेक ओवर कर दिया और देश की सबसे पुरानी पार्टी का अवसान कर दिया। वरना सोचिए कि जिस जनसंघ और भाजपा को आप चाहे जो कह लें, जिस संघ को आप चाहे जो आलोचना करें अलग अलग विषयों पर, लेकिन जब देश का अवसर आया तो कभी विपक्षी पार्टी के तौर पर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी भूमिका निभाई। राहुल गांधी वहां भी मजाक बना रहे। हमने तो सबको बहुत अच्छे से जान लिया है, हम जानते हैं आरएसएस भाजपा को थोड़ा सा दबाओ तो पीछे हट जाते हैं। अरे तो दबा लिया होता ना भाई, आप तो दबा ले रहे हैं, तो आप देश का भला कर दे रहे हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के नाते इतना स्तरहीन कोई नेता भारतवर्ष की राजनीति में होगा, कम से कम ये तो आज तक देश नहीं थे। और ये मेरे लिए पीड़ा की बात है, मैं कोई खुश नहीं हूं कि राहुल गांधी की छवि इतनी खराब हो गई। राहुल गांधी को देश इस तरह से देख रहा है, इस तरह से गली चौराहे चौक मोहल्ले पर बात हो रही है, घर घर में बात हो रही है, किस व्यक्ति को हो क्या गया है। ये व्यक्ति देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बता चुके हैं, हमारे विदेश सचिव पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफ कर चुके हैं जिसमें सारे लोग होते। राहुल गांधी को हो क्या गया है? राहुल गांधी देश का अपमान करने पर तुल गए। नरेंद्र सरेंडर का मतलब क्या होता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात करते हैं उसमें इजराइल और फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्षों ने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बात करते हैं उस पर पुतिन ने या जेलेंस्की ने कुछ कहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात करते हैं पहले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी, क्या शी जिनपिंग बयान देने के लिए आते हैं? क्या दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से किसी राष्ट्राध्यक्ष की बात ऐसे कहता कि नहीं तुम झूठ बोल रहे? ये पवन खेड़ा कह सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा रैलियों के प्राण, क्या क्या बात हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, पीड़ा का विषय है, कांग्रेस पार्टी का इतना पतन होगा, देश का हर व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है कि जब हमारी सेनाओं ने यह शौर्य दिखाया, जब इंदिरा जी ने शौर्य दिखाया था तो पूरा देश उनके साथ था, लेकिन जब आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शौर्य है, और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी को डर नहीं था ना, अटल बिहारी वाजपेयी को कोई हीन भावना नहीं थी कि अरे मैं तो चुनाव हार रहा हूं, मुझे तो कांग्रेस को अपमानित करना चाहिए, देश को अपमानित करना चाहिए, नहीं किया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी के मन में हीन भावना है, लगातार 3 बार हारे हुए नेता के तौर पर वो बात कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, देश के नेता के तौर पर बात ही नहीं कर रहे हैं। और एक लाइन में और जोड़ दूं, अक्सर ये कहा जाता है ना कि इसी डोनाल्ड ट्रंप को तो भक्त मंडली, मोदी समर्थक, यही मीडिया, ये सर माथे पर उठाकर रखते थे। हाँ, सही बात है, डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के साथ खड़े थे, भारत के विमर्श को मजबूत करते थे, भारत की बात करते थे, तो यही लोग सब सर माथे पर उठाकर खड़े थे। और आज विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप को सर माथे पर लेकर नाच रहा है। वो विश्लेषक, उन विश्लेषकों के बयान थोड़ा दिन पहले के देखिए जो आज डोनाल्ड ट्रंप के आधार पर भारत की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही विश्लेषक कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहेंगे, तो झूठा आदमी है। वो देखिए, वो फलाना अमेरिका का मीडिया हाउस है जो गिनता है कि साल भर में इतने झूठ बोले।
पता नहीं कैसे लोग इतना दोहरा चरित्र दिखा पाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। पार्टी के तौर पर राहुल कांग्रेस ने इस देश की राजनीति की विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ठीक है, सीमा या महिमा जी माफ कीजिए, कुछ कहना चाहती, लेकिन महिमा जी जैसा मैंने शिवम को कहा था आपके पास भी आता हूं। अभी कर्नल साहब हैं काफी देर से हमारे साथ, क्योंकि वो सेना के रिप्रेजेंटेटिव है, मान सकता हूं क्योंकि पूर्व सैनिक रहे। कर्नल साहब, जब राहुल गांधी ने, मैं तो आपके मन की बात पूछ रहा हूं पहले, जब राहुल गांधी, और जो मैं बात राहुल गांधी या कांग्रेस की नहीं है, वो देश की संसद के नेता विपक्ष भी है, बहुत बड़ा पद है, जनता की आवाज़ है, जब वो ये कहते हैं कि सेना मतलब सरेंडर कर दिया, और जिस अंदाज में वो कहते हैं, तो क्या एक सैनिक के तौर पे आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं केवल सैनिक के हैसियत से नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हूँ। और जो लोग भी टेलीविजन पे आते हैं वो मुझे जानते हैं। मैं कई सालों से नहीं, मेरा वो तो है ही सर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके दिल में तो वो चीज़ धड़कती है ना। हाँ, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट होने के कारण होते हुए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी देखें तो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी थी, उनका है फर्स्ट यूज और हमारा है नो फर्स्ट यूज। तो उन्होंने 3-4 कंडीशंस दी थी, जिसमें फर्स्ट यूज उन्होंने कहा कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी से छेड़छाड़ की तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। दैट इज अ रेड लाइन। कर दिया हमने। दूसरा उनका था कि अगर आप हमारे मेजर सिटी को, किसी मेजर शहर को अगर आप थ्रेटन करते हो, तब हम वो रेड लाइन मानेंगे और अब हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करके हमने नूर खान एयरबेस को ठोक दिया और अच्छे तरह से ठोक दिया, वो भी रेड लाइन क्रॉस कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि कराची को अगर आप ब्लॉकेड डालोगे तो हम उसको भी रेड लाइन मानेंगे। अभी किसी ने कहा कि कराची में, आप जान लीजिए कि क्या क्या कराची में बोलान में क्या हुआ है, वो ज्यादा कराची से दूर नहीं है, तो वो भी रेड लाइन हमने क्रॉस कर दिया। फिर चौथा है उनका कि एग्जिस्टेंस हमारा अगर थ्रेटन किया आपने, तब हम उसको रेड लाइन मानेंगे, वो भी हमने कर दिया। सकार्डू से लेके और नीचे कराची तक हमने जो नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा हमने बॉम्बार्डमेंट कर लिया। तो देखिए, इसे अब एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ सर? ये दुनिया में इस तरह की लड़ाई, इस पर कई सालों तक इस पर अध्ययन होगा, और यही अभी फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, 400-400 किलोमीटर दूर से हमने उसको, उनके टारगेट्स को इंगेज किया। ठीक है, अब इस पे तो सबको गर्व करना चाहिए कि हमने कितना जल्दी ये चीज, जो नई युद्ध पद्धति जो आ रही है, जो ये नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का है, हमने कितना जल्दी उसको एसिमिलेट किया, उसको रिफाइन किया और फाइन ट्यून किया। और वो कहाँ पे ट्यून किया? वो जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ था टिबेट में। फर्स्टली इट इज नॉट इंडो चाइना बॉर्डर, इट इज इंडो टिबेट बॉर्डर। और ठीक है ना, वहाँ वो येलो चाइनीज वहां पे नहीं बैठे हुए हैं सब। 16,000 फीट में आप कुछ ही दिन रह सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर ये कहता है कि चाइना से आप पिट गए, अरे जब दोनों देशों में ये समझौता कि गोली नहीं चली है और आज तक कोई गोली नहीं चली है, तो कौन किसको पीट रहा है भाई? ये धक्का मुक्का वॉरफेयर होता है? ये मुझे कोई समझा दे। मैं आई एम फेड अप ऑफ दिस कि जब दोनों देशों में ये है कि भाई गोली नहीं चलेगी, आज तक गोली चली नहीं है, विदाउट, तो हमारी जितनी टैक्टिक्स, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी होती है, सब फायर पावर पे होती है। जब फायर ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे धक्का मुक्का को आप वॉर बोलते हैं? तीसरी बात कि क्या, ये देखिए, ये फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो हमने अडॉप्ट किया है, आपको आई एम टेलिंग यू, आप देख लो कितने ड्रोन्स, बेरख्तियार, ये वो कहाँ के चाइनीज ड्रोन है। आप कहते हैं प्रूफ लाओ। भाई प्रूफ, वो तो कह रहे कि हमने दिल्ली ठोक दिया, हम तो दिल्ली में बैठे हुए, मैं बहुत नजदीक रहता हूँ पालम एयरपोर्ट के, मैं तो नहीं, यहाँ तो कोई नहीं गिरा है। आप बताइए कहाँ, अगर आपको किसी ने बताया हो इसके बारे में। तो ये है, आपको
और सबसे बड़ी चीज है क्योंकि इसमें 70% जो कंपोनेंट था वो इंडिजिनस था। तो आपके अपने देश के साइंटिस्ट और आपको अपने जो जो इसके लिए लीडरशिप चाहिए सर। ये बिना बिना लीडरशिप और पॉलिटिकल विल के ये हासिल नहीं हो सकता था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे, प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ना ये बोलने वाले, और सबको मैं पहचानता हूँ, आई नो देयर एंटीसिडेंट्स, ये जो बोल रहे हैं ना, इनके दिल में क्या है? इनके दिल में सबसे बड़ा दुख है कि पाकिस्तान ठुका तो क्यों ठुका, क्यों ठोका आपने उसको। और दूसरा इनका ये है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि रफाल को क्या हुआ, कितने गिरे। सुखोई को कुछ हो जाए इनको कोई मतलब नहीं है, मिग को कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं है, कोई मिराज को कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं। रफाल कितने गिरे, इसकी ये पीड़ा इनको है। दूसरी बार ये देखिए क्या है, ये सर एक सिलसिलेवार तरीके से हमने किया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने बालाकोट किया। बालाकोट भी एक तरह से वो भी कुछ हद तक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का वो था। उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि बालाकोट स्ट्राइक के जैसे स्ट्राइक से बचने के लिए हमारा क्या एयर डिफेंस मेजर होना चाहिए, और उसको भी हमने भेद के हमने जो डिस्ट्रक्शन कॉज किया है। अगर आपको डिस्ट्रक्शन पे विश्वास नहीं है, अगर आप जानते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स पढ़ना, मैं तो जानता हूँ, तो आप उसको देख ले। और ये देखिए क्या है, ये इमरान खान ने भी, इमरान खान बहुत बड़ा क्रिटिक, क्या वो उसका दुश्मन है आसिफ मुनीर का, उसकी भी मैं ऐसा स्टेटमेंट में मैंने नहीं सुना, ऐसा स्टेटमेंट है। और तीसरी बार कि सर एक बात बताइए कि पहले क्यों नहीं इंडस वाटर ट्रीटी आपने ये किया था? अमेरिका के सैंक्शंस के डर से ना, कि मैंने करवाया था, टेक प्राइड कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमने करवाया था। आपने तो पहले, तो इस बार तो अभी तक अमेरिका ने कुछ बोला नहीं है। हमने तो सीज फायर सस्पेंशन तब सस्पेंड किया जब जेडी वॉन्स वाज ऑन द इंडियन सॉइल। अब इसको आप उपलब्धि मान के ये करें तो ठीक है, अब अच्छा है। अगर आप ठीक है कर्नल साहब, नहीं आपने एक बड़ी अच्छी दलील पेश की और बहुत अलग नजरिए से पेश की कि भारत ने क्या किया क्या नहीं किया, और ये बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन